वेलकम बैक टू वैस एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। आज हम समझेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम के अंदर आता है। उस क्वेश्चन का नाम है शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध किसे कहते हैं। आज का टॉपिक यही होने वाला है। आज इसी के बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शीत युद्ध का मतलब समझना है। शीत युद्ध को इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, शीत युद्ध को अंग्रेजी में कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि भाई इसको कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं, क्या युद्ध जो हुआ था वो सर्दियों में हुआ था, ठंड में हुआ था? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, ये युद्ध कोल्ड यानी कि सर्दियों में नहीं हुआ था। इसको कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं उसके पीछे का रीजन अभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये युद्ध हुआ था शीत युद्ध, वो क्या है और किसके बीच में हुआ था। सबसे पहले तो शीत युद्ध उसको कहते हैं जहां पर बिना शस्त्रों के युद्ध किया जाता है। मतलब शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जहां पर बिना शस्त्रों के लड़ाई हो रही थी, बिना किसी हथियार के। शीत युद्ध में किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सामने वाले बंदे को, सामने वाली पार्टी को जिससे दुश्मनी है, उसको या तो धमकियां दी जाती हैं, ठीक है, उसको नीचा दिखाया जाता है, ठीक है, उसको चिढ़ाया जाता है। ऐसे समझ लो आप कि वो सामने वाला गुस्से में आ जाए, ये सामने वाला अपने आप ही नीचा देखने लगे। तो इस तरीके से दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं। तो इसीलिए इसको शीत युद्ध कहा गया है, क्योंकि इसमें शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बस शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, एक दूसरे को बयानबाजियां दे रहे हैं, तो इसी को शीत युद्ध का नाम दिया गया। अच्छा, मेरे को एक मूवी का सीन याद आ रहा है जिसमें आपने गोलमाल 3 मूवी देखी होगी, तो इस सीन को आप जरा देखिए, आपको पता चलेगा कि शीत युद्ध कैसे होता है। गोपाल कहते हैं मुझे। और वैसे कौन है तू? चल चल निकल यहाँ से, उल्टे हाथ की एक पड़ी था। क्यों, सीधे हाथ में मेहंदी लगी है? हाथ आगे दिखा। तू एक बार उंगली दिखा। उंगली है? तू हाथ लगाना। ए तू हाथ लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना अरे दिखाना। गेट द हेल। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये दोनों आपस में एक दूसरे को लगाना दिखाना लगा रहे हैं। मतलब कि कोई भी लड़ नहीं रहा है, बस बातों बातों में, धमकियों में एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार शीत युद्ध के अंदर भी दो महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखा रही थी। अब ये किस तरीके से है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, ठीक है, 1945 में, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जीता कौन कौन था? उसके अंदर जीता था अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। ठीक है, इन पांचों देशों की जीत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, उसके बाद ये जो पांचों देश हैं, इनमें ये जो चार देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस, ये जो चार देश हैं ये हैं पूंजीवादी देश, पूंजीवादी। और जो रूस है वो एक साम्यवादी देश है। ठीक है, साम्यवादी। अभी पूंजीवाद और साम्यवाद क्या होता है? देखो, पूंजीवाद का मतलब होता है कि पूंजीवादी का एक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, यानी कि देश के अंदर विकास करने का एक मॉडल कह सकते हो आप इसको। तो पूंजीवादी क्या है? जो देश, इसको सिंपल तरीके से बताता हूं कि जो भी देश पूंजीवाद होते हैं उस देश के अंदर ज्यादातर 90% से ज्यादा चीजें प्राइवेट होती हैं। ठीक है, जो भी देश पूंजीवाद होते हैं उसमें 90% से ज्यादा सारी चीजें क्या होती हैं? प्राइवेट। ठीक है, सरकार बस वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को संभालती है, देश को संभालती है, लेकिन वहां पे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज चलती हैं या वहां पे जो व्यापार होता है तो ज्यादातर प्राइवेट होता है। सारी कंपनियां ज्यादातर प्राइवेट होती हैं, ज्यादातर स्कूल्स, कॉलेजेस सब प्राइवेट होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट का रोल वहां पे बहुत ही कम होता है, 10% कह सकते हो। जो साम्यवादी देश होते हैं, साम्यवादी देश में सरकार की ज्यादा चलती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे 90%, ठीक है, गवर्नमेंट का रोल होता है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो कंपनियां हैं, ज्यादातर जो स्कूल हैं, ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं।
और हार्डली 10%, 10% प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि पूंजीवाद और समाजवाद, या इसको समाजवाद भी कह देते हैं। तो पूंजीवाद और समाजवाद या साम्यवादी क्या है? पूंजीवादी वो देश होते हैं जिन देशों के अंदर अधिकतर चीजें प्राइवेट होती हैं, ठीक है, सारे जो आर्थिक उद्योग धंधे हैं, सारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो प्राइवेट होती हैं। और साम्यवादी के अंदर सभी आर्थिक क्रियाएं ज्यादातर सरकार के हाथ में होती है। तो ये जो चार देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस एंड फ्रांस, इन चारों देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? पूंजीवादी। ठीक है, ये इनका बिलीव था भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही ज्यादा सही है विकास करने के लिए। ठीक है, बाकी पूंजीवादी समाजवादी क्या होती है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा था, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। तो पूंजीवादी देश ये हो गए, और ये रूस रह गया समाजवादी देश। अब देखो यहाँ पे लॉजिक देखो कि इनमें युद्ध कैसे शुरू हो गया। 1945 में, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये पांचों देश जीत गए थे, तो पांचों की जीत हुई। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड रूस, सबकी जीत हुई है। लेकिन यहां पर जो ये चार देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, और रूस है उसकी अर्थव्यवस्था है साम्यवादी, तो इनकी देखो क्या है, इनकी जो सोच है ना, आपस इन दोनों की जो सोच है अपने अपने देश में विकास करने की, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, इन देशों का मानना है कि अब फ्यूचर में, ठीक है, हम कौन सी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे? पूंजीवाद को। लेकिन रूस कहता है भाई जीता तो मैं भी हूं, ठीक है, मेरा भी वर्चस्व होना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं, मैं पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देने दूंगा, मैं तो बढ़ावा देने दूंगा किसको? समाजवाद को या साम्यवाद को। तो इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में, ठीक है, बहस होनी शुरू हो गई इन दोनों के बीच में। अब तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये साथ थे, अब इनके बीच में क्या हो गई है? अब इनके बीच में एक दरार पैदा हो गई। ठीक है, इनके बीच में एक दरार पैदा हो गई, और ये देश अलग हो गए और ये देश अलग हो गए। और इस प्रकार वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में दो प्रकार के गुट बने। ठीक है, दो प्रकार के ग्रुप बन गए। इन देशों का जो ग्रुप बना वो कहलाया मित्र राष्ट्र। ठीक है, और रूस ने जो अपना गुट बनाया उसका नाम पड़ा सोवियत संघ। ठीक है, मित्र राष्ट्र इनका बन गया गुट और इसका सोवियत संघ। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल है? ठीक है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है, चाइना है, और भी दूसरे देश इसके अंदर आ गए थे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। तो इनका एक पूरा एक ग्रुप बन गया है। यहां पर जो सोवियत संघ है, इसमें खुद रूस तो है ही, ठीक है, साथ साथ इसमें पोलैंड भी है, ठीक है, इसमें यूगोस्लोवाकिया भी है, ठीक है, इसमें जर्मनी भी है। तो और भी इसके अंदर बहुत सारे देश हैं जो कंटिन्यूअसली दोनों के ग्रुप में शामिल हो रहे थे। तो यहाँ पर अमेरिका का, या ये कह लो कि इनका एक मित्र राष्ट्र नाम से ग्रुप बन गया, और इनका एक सोवियत संघ के नाम से ग्रुप बन गया। तो विश्व में दो ग्रुप बन गए, मित्र राष्ट्र और सोवियत संघ। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अब एक युद्ध होने लगा। उस युद्ध को ही क्या बोला गया? शीत युद्ध। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध किस बात का हो रहा था? कि बस अपनी अपनी विचारधारा को फैलाना। मित्र राष्ट्र चाहते थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फैलाया जाए, लेकिन जो सोवियत संघ था वो चाहता था कि भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था को फैलाया जाए। तो जो देश समाजवादी अर्थव्यवस्था को मानते थे उन्होंने सोवियत संघ को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और जो देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सही मानते थे उन्होंने मित्र राष्ट्र को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर दो ग्रुप तैयार हो गए। ठीक है, एक मित्र राष्ट्र के नाम से और एक सोवियत संघ के नाम से। अब ये जो पूरा शीत युद्ध हो रहा था, ये शस्त्रों पे तो हो नहीं रहा था, यानी कि शस्त्र तो इसके अंदर इस्तेमाल हो ही नहीं सकते थे। तो ये जो युद्ध हो रहा था वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था? ठीक है, ये जो युद्ध हो रहा था वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था? ये पूरा युद्ध बेस्ड था किसके ऊपर? तनाव के ऊपर। ठीक है, तनाव यानी कि बहुत स्ट्रेस पैदा हो रहा था दुनिया के सभी देशों के अंदर, एक दूसरे को क्योंकि नीचा दिखा रहे थे, तो तनाव तो पैदा होगा, स्ट्रेस तो पैदा होगा कि भाई ऐसा ना हो कभी, ये मतलब डर बना रहता था, युद्ध की स्थिति बनी रहती थी कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। जैसे अभी आपने मैंने आपको एक फनी वीडियो दिखाई, उसमें दोनों आपस में ऐसा लगता था कि कभी भी लड़ जाएंगे, है ना। एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है जहां पर ये लगता है कि भाई युद्ध तो कभी भी हो जाएगा, कभी भी लड़ाई हो जाएगी।
तो ऐसे में जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो कैसा बन जाता है, तनावपूर्ण, स्ट्रेस वाला। ठीक है, जैसे वीडियो में स्ट्रेस बन गया था सारी तरफ कि भाई अभी लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद एक दूसरे को नीचा दिखाना, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि लगाना दिखाना लगा हुआ था, तो ऐसे ही नीचा दिखाना। तो मित्र राष्ट्र सोवियत संघ को नीचा दिखाते थे, सोवियत संघ इसको नीचा दिखाता था। ठीक है, यानी कि एक दूसरे की बेइज्जती करना, ठीक है, एक दूसरे के काम इंटरफेयर करना या फिर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, तो यही चल रहा था इनके बीच में। उसके बाद एक दूसरे से जलन रखना। ठीक है, शीत युद्ध किसके ऊपर आधारित है, जलन, एक दूसरे से जलना। अगर मान लो ये ज्यादा विकास कर रहा है तो सोवियत संघ इससे जल रहा है, अगर सोवियत संघ अपना विकास कर रहा है, ये सारे देश विकास कर रहे हैं, तो पूंजीवादी देश उससे जल रहे हैं, तो इसीलिए। उसके बाद आता है डर। भाई देखो, डर तो पैदा होगा, सीधी सी बात है। अब मान लो कि मित्र राष्ट्र के अंदर कोई भी देश है और यहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो चाइना के अंदर जो पब्लिक है, ठीक है, फ्रांस के अंदर जो लोग रहते हैं, ब्रिटेन के अंदर जो लोग रहते हैं, या अमेरिका के किसी भी देश में, या यहाँ पर मान लीजिए आप कहीं भी जो लोग रहते हैं, उन लोगों को डर पैदा नहीं होगा कि यार फ्यूचर में कभी भी बाई चांस इन्होंने अचानक अटैक कर दिया तो वो अटैक तो सीधा जनता पर ही होगा ना, पब्लिक पर ही होगा। ठीक है, जो भी अटैक करेगा तो सीधा देश के अंदर करेगा, तो अटैक में कौन मारा जाएगा, पब्लिक, आम जनता। तो वहां पे लोगों में डर भी पैदा होने लगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे धमकियां भी लगातार दी जा रही थी। ठीक है, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही थी। धमकियां किस बात पर, किसी बात पर कि अगर आपने कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो हम आपका ये बिगाड़ देंगे, हम ये कर देंगे। तो आपस में एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर क्या बना दिया है, एक युद्ध का माहौल बना दिया है कि भाई कभी भी युद्ध हो जाएगा। तो इस इन्वायरमेंट को, इस ऐसे ही वातावरण को जहाँ पे शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं होता, उसी को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध। ठीक है, तो ये शीत युद्ध आपका क्लियर हो गया है। एक चीज और यहाँ पर, ये शीत युद्ध चला कब तक था, ये शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, देखो 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वैसे ही इन सभी देशों के बीच में दरार पैदा हो गई थी। ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा को लेकर। तो ये जो शीत युद्ध चला था 1945 से ही स्टार्ट हो गया था, और कहाँ कब तक चला था, ये 1991 तक। ठीक है, तो लगभग 90 भी बोल देते हैं, पर 1991 तक वो कंप्लीट खत्म हो गया था ये शीत युद्ध। कैसे खत्म हो गया था इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले भी हमें समझना है कि देखो 1945 से और ये, तो यहाँ पे करीबन ऐसे मान लो आप 45 to 46 ईयर्स। ठीक है, 45-46 साल का टाइम हो गया। तो इस 45 साल के टाइम को ही क्या कहा जाता है, इस 45 साल के टाइम को ही कहा जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, चैप्टर का नेम भी यही है, कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध का दौर। तो ये जो 45 साल का टाइम रहा जब से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ और खत्म होने तक, उस दौर को, उस टाइम को ही क्या कहा गया, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो ये शीत युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें हो रही थी। ये चीज तो हमने बेसिकली समझ ली, तो क्या क्या चीजें हो रही थी और कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें नई नई घटनाएं हुई। उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि शीत युद्ध के कारण क्या थे, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारण। ठीक है, शीत युद्ध होने के कारण क्या थे, इतनी बड़ी कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन ये भी तो समझना है ना कि भाई कारण क्या थे। सबसे पहला कारण तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, वो क्या है, वैचारिक मतभेद। ठीक है, ये वैचारिक मतभेद क्या है, वैचारिक मतभेद है साम्यवाद और दूसरा पूंजीवाद। ये दो प्रकार का वैचारिक मतभेद है। ठीक है, मित्र राष्ट्र चाहता है कि पूंजीवाद फैले, और इनका विचार क्या है कि साम्यवाद फैले या समाजवाद फैले, तो इसी को वैचारिक मतभेद कहा जाता है। शीत युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन कारण यही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करते हैं, वो है अपना वर्चस्व स्थापित करना। ठीक है, वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा। ठीक है, वर्चस्व का मतलब दबदबा, यानी कि अपना दबदबा कायम करना। तो ये मित्र राष्ट्र चाहता था कि पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, मेरी चलनी चाहिए,
है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की चलनी चाहिए, मित्र राष्ट्रों का दबदबा रहना चाहिए। सोवियत संघ चाहता था कि नहीं भाई, मित्र राष्ट्रों का दबदबा हम नहीं रहने देंगे, सोवियत संघ का दबदबा होना चाहिए, बहुत हो गई इनकी मनमानी। तो यहाँ पर दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, अपने अपने वर्चस्व को लेकर दुनिया पर ही अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, अपना दबदबा, अपना नियंत्रण कायम करना चाहते हैं। तो शीत युद्ध के सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कारण है वो यही है, एक तो हो गया आपका वैचारिक मतभेद और दूसरा हो गया अपना वर्चस्व स्थापित करना। ये दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट कारण है इसके, ठीक है। तो शीत युद्ध का कारण भी समझ आ गया, शीत युद्ध किसके ऊपर आधारित है ये भी समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं कि शीत युद्ध की विशेषताएं क्या है, यानी कि शीत युद्ध में क्या क्या हो रहा था। सीधी सी बात है, दो शक्तिशाली गुट आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। शीत युद्ध के अंदर दो गुट आपस में लड़ रहे थे। वो दो गुट कौन कौन से हैं, एक मित्र राष्ट्र और एक सोवियत संघ। उसके बाद परमाणु हथियार, ये थोड़ा मिस लिखोगे, हथियार लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा गलत लिख गया। तो परमाणु हथियार, इसका मतलब दोनों ही गुट परमाणु संपन्न गुट थे, यानी कि मित्र राष्ट्र के पास भी परमाणु हथियार थे, ठीक है, और इनके पास भी परमाणु हथियार थे। अब सोचो कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, कोई भी किसी पे अटैक कर सकता है। इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर तो अटैक हो ही गया था परमाणु हथियार का। आपने सुना होगा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने किस तरीके से जो परमाणु हथियार है वो गिराए थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो उसका इस्तेमाल हो ही गया था। तो यहाँ पर अभी जो शीत युद्ध चल रहा था, तो डर ये था कि भाई ऐसा ना हो कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ है, कहीं वो शीत युद्ध में ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि लड़ाई में पता नहीं चलता है कब किसका कितना गुस्सा बढ़ जाए और कब वो किस पे किस तरीके से अटैक कर दे। तो समझो कि कितनी भयंकर स्थिति बन गई थी। मैंने आपसे वही कहा कि इसके अंदर एक डर बना हुआ था, ठीक है, लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा डर बना हुआ था ना, स्ट्रेस बहुत था, तनाव की स्थिति थी कि भाई कब क्या हो जाए, है ना, कब कौन सा युद्ध छिड़ जाए, कब किस तरीके से कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिर दे। तो डर पैदा था लोगों के अंदर। और आपको पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु हथियार कितना खतरनाक है, ठीक है, जापान इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर वही कि परमाणु संपन्न गुट थे दोनों, इसके पास भी इसके पास भी, सैनिक गठबंधन कर रखे थे इन्होंने, ठीक है। ये सैनिक गठबंधन क्या है, ठीक है, सैनिक गठबंधन, देखो सैनिक गठबंधन क्या है कि मित्र राष्ट्र के पास जितने भी देश थे, ये सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी देश थे इसके अंदर, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताए हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत सारे देश थे। तो इन्होंने क्या कर रखा था, आपस में अपना एक सैनिक गठबंधन बना रखा था, ठीक है, यानी कि इन सभी देशों ने आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस कर रखा था कि फ्यूचर में अगर कभी भी युद्ध होता है तो हम आपको अपनी सेना की हेल्प जरूर देंगे, ठीक है, या एक दूसरे को अपनी सैनिक सहायता देने का इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था, वचन दिया हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने सैनिक गठबंधन बना रखे थे। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो कि कोई एक देश किसी दूसरे देश पर अटैक करता है, तो वो अटैक सिर्फ एक देश पर ही नहीं है, ठीक है, वो जो अटैक सिर्फ एक, मान लो कि चाइना ने जर्मनी पर अटैक किया, तो वो जो अटैक है वो सिर्फ जर्मनी पर नहीं है, क्योंकि जर्मनी ने ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ उसने संधियां कर रखी है, सैनिक संधि, ठीक है, सैनिक संधि। तो क्या होगा कि जो पीछे उसने अपने देशों, दूसरे देशों के सैनिक संधि की कर रखी है, तो जब जर्मनी पर अटैक होगा तो ये देश भी आगे आ जाएंगे और उस पर अटैक करेंगे। अब क्योंकि इसने भी इनसे सैनिक संधि कर रखी है, तो इसके विरोध में ये भी अटैक करेंगे, तो मतलब आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सोचो कितना खतरनाक है, सबने एक दूसरे से सैनिक संधियां कर रखी थी, है ना, एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बना रखा था, लिंक बना रखा था। तो सोचो कि अगर युद्ध होता तो कितना भयानक युद्ध होता, ठीक है। और ये शीत युद्ध ही रह गया, युद्ध नहीं हुआ, उसके भी कारण बाद में समझेंगे। उसके बाद बात करते हैं ये जासूसी, ठीक है। जासूसी सीधी सी बात है कि भाई ये जो गुट है वो पूंजीवादी देशों की जासूसी करवाता है, और जो मित्र राष्ट्र है वो सोवियत संघ की जासूसी करवाते हैं कि भाई पता करो कि वहाँ पे चल क्या रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनके जासूस तो होते हैं, एजेंट तो होते हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी इसके अंदर देखा गया शीत युद्ध के अंदर कि जासूसी भी बहुत होती थी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है कि शीत युद्ध क्या है, ठीक है, शीत युद्ध कैसे है, शीत युद्ध का क्या कारण है, और शीत युद्ध किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, किन चीज़ों के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों ये तो रही शीत युद्ध की बात, ठीक है, शीत युद्ध किस तरीके से हुआ। लेकिन अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी ये कहानी और है आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको एक
मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता दिया है कि शीतयुद्ध क्या है, लेकिन अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। एक और चीज़ हमें देखनी है। आपके सामने ऊपर आई बटन पे जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करके सेकंड पार्ट शुरू कर दीजिए, कंटिन्यू देखना स्टार्ट कर दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका फटाफट क्लियर कीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपके सामने जो लिंक आ रहा है इसको क्लिक कीजिए और सेकंड पार्ट शुरू कीजिए। तो पार्ट 1 कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।